नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये प्रैक्टिस सेट साथियों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित 8 अगस्त 2021 को टीजीटी की जो परीक्षा थी उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र जो खंड है उसका ही प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में साथियों दिए गए जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। प्रवक्ता परीक्षा में हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न बने, या फिर प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करना चाहिए, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये सभी प्रश्न हो सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को देखिएगा और इस हिसाब से आगे की अपनी तैयारी को भी जारी रखिएगा, ठीक है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, यहां पे जो पहला प्रश्न है, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। आपने मेरी जो वीडियोस देखी होंगी उसमें अरस्तु के बारे में जब मैंने आपको बताया है वहां पे, तो वहां पे मैंने कई बार इस चीज को रिपीट भी किया है, ठीक है। पिछले भी मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वहां पे भी ये सारी बातें मैंने रिपीट की हैं। तो अरस्तु इसका सही आंसर है साथियों, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है, ठीक है। और आपको पता है साथियों, अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, यानी स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है, ठीक है। तो कई चीजें एग्जाम में कई बार ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अरस्तु मानते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, ठीक है। तो अरस्तु के शब्दों में अगर हम देखें, राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राज्य का स्वरूप अरस्तु ने जैविक बताया है, यानी अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक है, ठीक है। राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन अरस्तु ने बताया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और साथियों, अरस्तु के संदर्भ में आप दो बातें और ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक कहा है या आवेगहीन विवेक कहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रभुसत्ता का जो टॉपिक है वहां पे भी मैंने आपको बताया है, जॉन ऑस्टिन को प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का जो प्रतिपादन का श्रेय जाता है, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक मैंने आपको बताई थी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो साथियों, आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि प्रभुसत्ता का जो एकत्ववादी सिद्धांत है, ठीक है, या अद्वैतवादी सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत है, किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी बताई, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओके। साथियों, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, जो संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ये शब्द लैटिन भाषा के सुपरेनस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और संप्रभुता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा ने अपनी जो पुस्तक थी 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक इसमें किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है रूसो, ठीक है। तो ये रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। यानी ये 4 अधिकार यहां पे दिए गए हैं। तो एक अधिकार ऐसा है जिसका दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता, बाकी अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा वो कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसका दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक। बाकी विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक जो स्वतंत्रता आपको पता है अनुच्छेद 25 से 28 के भीतर है, ठीक है। तो ये सारी जो मौलिक अधिकार हैं ये सभी को प्राप्त हैं, ओके। और इन सब का दावा
चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, सभी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है इसका दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर है प्राक्कलन समिति, ठीक है साथियों। ये जो समिति है एस्टिमेट्स कमेटी जिसको कहते हैं, यानी प्राक्कलन समिति, ठीक है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। आपको ध्यान रखना है 30 सदस्य, ठीक है। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है और इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से, ध्यान दें, अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा 1 साल के लिए या 1 वर्ष के लिए करती है। यह ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और इस समिति का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है। इसका गठन साथियों लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है और मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता, ओके। इसका अगर प्रमुख कार्य की हम बात करें तो वार्षिक बजट से संबंधित होता है। जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाता है, ओके। और ये सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, इसलिए साथियों इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो ये संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। ध्यान रखें जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और राज्यसभा से सदस्य नाम निर्दिष्ट होते हैं, ठीक है। किसी मंत्री को समिति का यहाँ भी सदस्य नहीं बनाया जाता है। और ध्यान एक बात और आपको रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और संसद की ये सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन सबसे पहले 1921 में किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। और इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। और ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ठीक है। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ठीक है। तो तीनों ही सही है, ओके। तो भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न, इन तीनों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। साथियों ये प्रश्नकाल जो है, ठीक है, ये प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो शून्यकाल है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते, इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न साथियों उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। तो इसी कारण इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है शून्यकाल को, ओके। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये जो नाम है ये मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल नाम दिया गया, ठीक है। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्नकाल तो ब्रिटेन की देन है, ठीक है। प्रश्नकाल जो है वो ब्रिटेन की देन है लेकिन शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है। इसमें जो पूरक प्रश्न है, तो पूरक प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं सदन में, और इसमें जो पूरक प्रश्न है, ठीक है, तो जो संसदीय प्रक्रिया में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, ओके। लेकिन जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तो तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत उतर जाता है तो क्या करता है, प्रश्न के शीर्ष पर एक तारा लगा देता है, तो इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। और इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान दें, ठीक है। तो कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित, इसका निर्णय अध्यक्ष या सभापति के द्वारा लिया जाता है। तो तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक देना होता है और इसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ध्यान दें, ठीक है।
तो इसमें संबद्ध मंत्री प्रश्न का लिखित उत्तर सदन के पटल पर रख देता है। क्लियर। 8वां प्रश्न है, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, ये विचार। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बेंथम। ठीक है, तो बहुत, आपने अगर मेरा बेंथम वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें कई प्रश्न मैंने वहां पे आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है, ये बेंथम का विचार है। ठीक है, अब जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। 9वां प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो साथियों, भारत का संविधान, ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरूर इसको देखिएगा। ओके, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 से 30 है, ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप जरूर इसको भी देखिएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसकी अनुशंसा के फलस्वरूप मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, जिनकी संख्या 11 है। ठीक है, और इसके अंतर्गत साथियों अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए 3 निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। जैसे पहला था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 क। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 क। तीसरा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क। इनको जोड़ा गया। ठीक है, साथ ही साथ अनुच्छेद 74 में संशोधन करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो ऐसे बहुत सारे संशोधन इसके तहत हुए थे। तो इसकी व्यापकता को देखते हुए ही इसे या इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और एक प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 इसका सही आंसर है। ओके, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो साथियों अनुच्छेद 20, ठीक है, ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी, और दूसरा कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। ओके, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही आप अनुच्छेद 22 को भी ध्यान में रखें। ठीक है, जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, और इसके तहत गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे पहला गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, दूसरा अपनी रुचि के विधि व्यवसायी या जो अधिवक्ता है वकील उससे परामर्श एवं बचाव का अधिकार है। ठीक है, और तीसरा गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, यानी यात्रा के लिए जो आवश्यक समय है उसको छोड़ करके निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर जो निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। ओके, और चौथा, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है 12वां प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो साथियों ये है 10वीं अनुसूची। ठीक है, और ये 10वीं अनुसूची साथियों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल निषेध से संबंधित है। इसके बाद 13वां प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हिगल। ठीक है, ये तत्वशास्त्री, और ऑस्टिन जो है ये न्यायिक, ठीक है, इससे जुड़े हैं। मैकाइबर समाजशास्त्री हैं। ठीक है, और गार्नर विवरणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सुमेलन होगा, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन इंगित करता है सर्वाधिकारवाद राज्य। ठीक है साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य आवश्यक है। ठीक है, व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, अराजकतावाद राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, जबकि सर्वाधिकारवादी राज्य को ही सर्वोपरि मानते हैं, यानी सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है। ठीक है साथियों, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई क्यों है? ठीक है, तो व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक किंतु बुरा मानते हैं। तो राज्य के संबंध में व्यक्तिवादियों का ऐसा विचार इसलिए है क्योंकि राज्य आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सुरक्षा देता है, और बुरा इसलिए है क्योंकि यह तमाम कानूनों के माध्यम से व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, इसके बाद 15वां जो प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और प्राथमिकता के आधार पर इनका जो सही क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। ओके, 16वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। ओके, तो गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुए थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन जो था 1930। ओके, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं दिया है गोलमेज सम्मेलन में, तो चलिए खैर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी लेक्चरर परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। देखिए, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लास्की। ठीक है, हैरोल्ड लास्की। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 और 263। और आप ये भी ध्यान रखें कि अनुच्छेद 245 से 255 के भीतर, ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध परिभाषित है। ठीक है, और अनुच्छेद 264 से 293, ठीक है, 264 से 293 इसके मध्य वित्तीय संबंध परिभाषित है। केंद्र राज्य के मध्य जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं या वित्तीय संबंध जो है वो परिभाषित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य जो विधायी संबंध है वो परिभाषित है। 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंध परिभाषित हैं, और 264 से 293 के मध्य केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध परिभाषित है। इसके बाद 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, लास्की ने कहा था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद 20वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो साथियों सामान्य प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, और अनुच्छेद भी ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है,
और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिटें जारी करते हैं। अब ये रिटें कौन सी हैं? 5 रिटें हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक है। और साथियों, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये रिटें जारी करता है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने इनके महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। अंबेडकर वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आप इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अंबेडकर की रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बिल्कुल है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये भी है, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना बिल्कुल है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा बिल्कुल सही, सभी पुस्तकें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ओके। इसके बाद 22वां प्रश्न, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर है गार्नर। ठीक है। तो गार्नर का कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, आसान प्रश्न है। राज्य के आवश्यक तत्व है, अब जानते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ओके, ये तो आसान प्रश्न है साथियों। इसके बाद 24वां प्रश्न है, कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो टॉकविले ये भी हैं, रूसो हैं, मिल हैं, लेकिन E.W. नीत्शे ये नहीं है। ठीक है। बाकी सभी लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, नीत्शे को छोड़ के। 25वां प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो साथियों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। तो इसके द्वारा आपको पता है जो 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है। इंदिरा जी की जो गवर्नमेंट है और उस समय जो राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा घोषणा की गई थी इस आपातकाल की, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। तो इस आपातकाल के प्रभाव को, दुष्परिणामों को देखते हुए, ठीक है, तो इस प्रकार की घटना फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और इसके साथ ही ये उपबंधित किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। और इसके अतिरिक्त आप जानते हैं 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद 28वां प्रश्न है साथियों, किसने कहा कि कांग्रेस लाल डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था साथियों कि कांग्रेस लाल डफरिन के दिमाग की उपज थी। साथियों जिस वक्त पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस वक्त पे भारत के जो वाइसराय थे वो लाल डफरिन थे। ठीक है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। जिन्होंने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा दिया था। 28वां प्रश्न है साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350A। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा इसमें स्वीकार किया गया है और अनुच्छेद 351 संघ की जो हिंदी भाषा है उसके प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है। इसके बाद 29वां प्रश्न है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो इसका सही आंसर है साथियों लॉर्ड एक्टन। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, जरूर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30वां प्रश्न है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है तो ये गार्नर की परिभाषा है। ठीक है। तो आप इसको भी नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। एग्जाम में फिर से आ सकती है ये। इसके बाद 31वां प्रश्न है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। साथियों शक्तिशाली का हित या न्याय शक्तिशाली का हित है, तो थ्रेसिमेकस बिल्कुल सही है। बूंदा अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य, ये बूंदा से बिल्कुल सही है ये कथन जुड़ा हुआ। टी.एच. ग्रीन इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, टी.एच. ग्रीन ये भी सही है।
और माओ से तो तुंग शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद ये भी आसान प्रश्न है, ये तो एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 32वां प्रश्न, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है या विपर्याय है, विलोम है? तो ये है सीले का कथन। ठीक है, सीले का कथन। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और है, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान का? तो कैटलिन ने, ये भी ध्यान आप रखें। ठीक है, 33वां प्रश्न, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, विंसेंट डी गार्ने ने। ठीक है, विंसेंट डी गार्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ये सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? तो इसका आंसर भी आसान है, जे.एस. मिल। ठीक है, आप जॉन स्टुअर्ट मिल वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो जे.एस. मिल इसका बहुत आसान सा आंसर है। ओके, और साथियों मैंने अपने उस वीडियो में आपको बताया भी है कि मिल निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, और केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता, ये मिल का कहना था। और मिल लिखना पढ़ना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार प्रदान करना चाहता था। ठीक है, और अगर उनके शब्दों में हम देखें तो वो कहते भी हैं कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूं कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में और गणित के सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है उसे मतदान में भाग लेने दिया जाए। ठीक है, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उचित तो ये होगा कि लिखने पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अलावा मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद 36वां प्रश्न, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है? तो ये मिल का कथन है। ठीक है, 37वां प्रश्न, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि भारत की संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, ये गलत है, ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो इसका क्या होगा? नहीं एक नहीं दो। इसके बाद 38वां प्रश्न है साथियों, बुक्स का मिलान करना है। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल, ये इनकी जो पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है, द सोल ऑफ इंडिया, अंबेडकर जी की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषाई राज्यों पर विचार, महात्मा गांधी हिंद स्वराज और बीजी तिलक गीता रच। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका मिलान कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। 39वां प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो भाई पूना समझौता आप जानते ही हैं, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 में। ठीक है, इसके बाद 40वां प्रश्न है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, क्रेडो एंड रेलिवेंस, ये नारा भी है। उत्तर व्यवहारवाद का। ठीक है, इसको भी मैं कई प्रश्न पत्रों में आपको बता चुका हूं, उत्तर व्यवहारवाद। 41वां प्रश्न, ये प्रश्न भी वैसे आसान अगर आपने संप्रभुता पढ़ी हो, है ना साथियों। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ठीक है, तो देखिए जॉन ऑस्टिन, ये इसका आंसर वैसे भी आपको पता लग ही गया है ना, कि जॉन ऑस्टिन जो एकलवादी सिद्धांत है, ठीक है, उसके प्रतिपादक भी हैं। ठीक है, बाकी लास्की, बार्कर, जी.डी. स्कूल, ये सभी बहुलवादी विचारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। क्लियर? इसके बाद 42वां प्रश्न है, परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो इसका सही आंसर है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, 1844। और साथियों इन्होंने जो अलगाव, ठीक है, तो अलगाव के जो प्रकार बताए उसमें इन्होंने बताया है उत्पाद से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज या साहचर्य से अलगाव और स्वयं से अलगाव। ठीक है, इसके बाद है साथियों 43वां प्रश्न, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161। ठीक है, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ओके, और अनुच्छेद 23 आप जानते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद साथियों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान है, तो ये मूल कर्तव्य में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं। इसके बाद है साथियों
45वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत साथियों अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके, और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, यानी यदि राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हित की सिद्धि होगी तो राष्ट्रपति उसका गठन कर सकते हैं। ठीक है, और सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका गठन मई 1990 में किया गया था। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदहीन सदस्य होते हैं। ठीक है, और साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है। ठीक है, इसके बाद 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 75(3). ये भी ध्यान रखें, अनुच्छेद 75(3). ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। 47वां प्रश्न आसान प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है या विराट रूप है? तो ये प्लेटो का। ठीक है, इसके बाद 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता था? तो ये रूसो का कथन है। ठीक है, और इसके बाद 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृतियों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 को। 50वां प्रश्न है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये पार्ट 1 है जिसमें 50 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। ठीक है, पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा और उसमें बाकी के जो अन्य 50 प्रश्न उनको आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।